Welcome on my channel हर घर इंग्लिश। Now we will discuss शाहबाज। ये नाम आपने सुना होगा, शाहबानो केस का। मेरे सभी स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पर आए हैं या फिर इससे पहले भी वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए ताकि आपको पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आए। अंडरस्टूड? चलिए आज हम बात करते हैं शाहबानो केस की। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए ही इस चैनल के ऊपर जो वीडियो अपलोड हो रही है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट की वीडियो हैं। कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो नहीं डाली जा रही है। आपके सिलेबस में जितना आएगा और जो आएगा, ये भी सबसे बड़ी बात है कि जो भी क्वेश्चंस हमें लग रहा है कि वो आएगा आपके एग्ज़ाम में, उसी की वीडियो हम बना रहे हैं, वही अपलोड की जा रही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक चीज़ और, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं लेकिन नहीं करते हैं सब्सक्राइब। तो इस बात पे ध्यान दीजिए बच्चों, आप ही के सपोर्ट से ये चैनल में जो वीडियो हैं वो अपलोड होती हैं। जितना अच्छा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना अच्छा हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम नए नए टॉपिक की वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं शाहबानो केस को। अब शाहबानो केस था क्या? बहुत ही अच्छी और ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। देखिए, the Shahbano case and the Ahmad Khan case are two significant legal cases in India related to Muslim personal law, especially regarding maintenance rights of Muslim women after divorce. Here's a detailed comparison and explanation of both. शाहबानो मामला और अहमद खान का जो मामला था वो भारत में मुस्लिम जो इंडिविजुअल लॉ है उससे जुड़ा दो महत्वपूर्ण ये कानूनी मामले थे। ख़ास तौर से जब तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं का मेंटेनेंस की बात आएगी तो उनके अधिकारों को लेकर के ये केस है जिसका नाम है शाहबानो केस। यहाँ हम बात करेंगे, हमने शाहबानो केस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, दोनों तरीके से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शाहबानो केस मोहम्मद अहमद खां वर्सेस शाहबानो बेगम इन 1985। बैकग्राउंड: शाहबानो, a 62-year-old Muslim woman, was divorced by her husband Muhammad Ahmad Khan through triple talaq after 43 years of marriage. She filed a petition seeking maintenance under Section 125 of the Code of Criminal Procedure CRPC 1973, which applies to all Indian citizens regardless of religion. शाहबानो जो कि एक 62 वर्षीय महिला थी जिन्हें उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने 3 तलाक देकर 43 वर्षों की शादी को तोड़ दिया और इसके बाद उन्होंने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे आप CRPC कहते हैं, 1973 की धारा 125 के तहत सेक्शन 125 क्या कहता है? मेंटेनेंस की बात करता है। तो क्या है? सेक्शन 125 के तहत भरण पोषण की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। यह धारा सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। मतलब यहाँ पे ये था कि भाई आप हमें मेंटेनेंस दो। तलाक तो चलो हो गई है, तलाक दे दिया अहमद खान ने अपनी वाइफ शाहबानो को, लेकिन शाहबानो ने अब यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज मांगा उनसे और अंडर सेक्शन 125 के मांगा, जिसमें कि धर्म को आधार न बना करके ये कहा गया, क्योंकि CRPC तो पूरे मतलब भारत के सभी नागरिकों के ऊपर लागू होता है, तो CRPC के तहत मैं भी भारतीय नागरिक हूँ और इस तरीके से शाहबानो ने कहा कि मैं भी भारतीय नागरिक हूँ और मुझे मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 मिलना चाहिए। इसमें धर्म की कोई बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब जजमेंट क्या होता है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड इन फेवर ऑफ शाहबानो स्टेटिंग दैट, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में ही क्या दिया? निर्णय दे दिया। उन्होंने उसके पक्ष में ही फैसला सुनाया कि हाँ भाई बात तो सही है कि CRPC की धारा 125 जो सब महिलाओं के ऊपर, इंडिया की जो सभी विमेंस हैं उनके ऊपर जो इनेक्ट होती है, तो वही इस मुस्लिम महिला के ऊपर भी इनेक्ट होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया? सेक्शन 125 CRPC अप्लाइज टू ऑल वुमेन इंक्लूडिंग मुस्लिम वुमेन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 125 CRPC किया जो सेक्शन सभी वुमेन्स के ऊपर अप्लाइड होता है, तो वही उस मुस्लिम जो वुमेन है उसके ऊपर भी ये अप्लाई होगा। नंबर 2, a divorced Muslim woman is entitled to maintenance beyond the इद्दत पीरियड 3 months आफ्टर डाइवोर्स। सेकंड क्या पॉइंट था? तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत की पूरे पीरियड को अपने भरण पोषण पाने का अधिकार है। ठीक है, तो तलाक के 3 महीने तक जब वो महिला मतलब एक जगह क्या होता है कि एक रूम में रहती है महिला, मुस्लिम महिला, तलाक के बाद, और उस रूम से बाहर नहीं निकलती, किसी भी गैर मर्द की नज़र उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा माना जाता है। कोई भी मतलब उसको ना देखे, वो किसी के सामने नहीं आएगी। तो तलाक के 3 महीने बाद उसी पीरियड को कहा जाता है इद्दत। तो इद्दत में भरण पोषण पाने का उसको अधिकार है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही।
थर्ड पॉइंट क्या था? द हस्बैंड मस्ट प्रोवाइड रीजनेबल एंड फेयर प्रोविज़न फॉर हर मेंटेनेंस। पति को उसके मेंटेनेंस के लिए किसी भी प्रकार से उचित और न्याय संगत व्यवस्था करनी होगी। मतलब उसके हस्बैंड ने जब तलाक दे दिया है तो उसे रीजनेबल तरीके से और फेयर तरीके से उसका मेंटेनेंस उसको प्रोवाइड कराना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने उसके हस्बैंड को ऑर्डर दिया। This ruling was considered a major step toward women's rights but led to strong opposition from Muslim clerics and political groups arguing it interfered with Muslim personal law. अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दिया, मगर हुआ क्या? यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया, लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु थे और राजनीतिक समूह ने इसे ये कहकर विरोध किया कि ये मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप है, क्योंकि मुसलमानों के हाथों अंडर सेक्शन 125 आता ही नहीं है। तो हुआ क्या कि जो मुस्लिम धर्मगुरु थे या मुस्लिम जो पॉलिटिकल ग्रुप थे वो इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने ये तर्क दिया कि हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो। अगर अंडर सेक्शन 125 के शाहबानों को आप मेंटेनेंस चार्ज दिलवा रहे हैं अंडर सेक्शन 125 के, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मुस्लिम लॉ को इंटरफेयर कर रहे हो। ये बात कह करके उन्होंने इसका विरोध किया। अब क्या हुआ इसके बाद? आफ्टर मौत क्या हुआ, यानी इसके परिणाम क्या हुए? द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, मुस्लिम महिला तलाक के बाद अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 आया। और फिर क्या होता है देखिए, अब क्या हुआ इसके, जब ये इस तरीके से विरोध होने लगा तो एक एक्ट बना जिसका नाम क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ड्यू टू प्रोटेस्ट द इंडियन गवर्नमेंट लेड बाय राजीव गांधी पास्ड दिस एक्ट विच overturned the Shahbano judgment and limited maintenance under Muslim personal law to the iddat period only. इसमें मुस्लिम समुदाय के विरोध के कारण क्या हुआ कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो राजीव गांधी की थी। तो राजीव गांधी सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक के बाद अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित तो कर दिया, मगर इस अधिनियम ने शाहबानो मामले में दिए गए फैसले को निष्प्रभावी बना दिया। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट उसके पहले क्या फैसला दे चुके थे कि शाहबानो को क्या माना जाएगा? अंडर सेक्शन 125 के मानते हुए, भारत का नागरिक मानते हुए, जो सब वुमेन्स के ऊपर कोई एक्ट अगर लागू हो रहा है तो शाहबानों के ऊपर भी लागू होगा और उसे मेंटेनेंस चार्ज मिल दिया जाएगा। और साथ ही उसके हस्बैंड को भी ऑर्डर दिया था कि भाई आप शाहबानों को उसका मेंटेनेंस चार्ज दीजिए। लेकिन अब क्योंकि बीच में ये विरोध आ गया, अब जब ये विरोध आया तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने क्या किया कि फिर डाइवोर्स का जो अधिकारों का संरक्षण अधिनियम था उसको तो लागू कर दिया। और इस अधिनियम ने क्या किया कि जो शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसे निष्प्रभावी बना दिया और मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण की अवधि को केवल इद्दत तक ही सीमित कर दिया। मतलब अगर 3 महीने की इद्दत रहेगी तभी वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का जो है वो बेनिफिट उठा पाएंगी। समझ में आ रही है बात? मतलब हुआ क्या कि फिर ये एक्ट बना। एक्ट बनने के बाद फिर राजीव गांधी की सरकार थी तो उन्होंने इस एक्ट को पारित किया, मगर शाहबानों का जो जजमेंट जो पुराना जो पहला था जिस पे सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर दे रही थी उसके हस्बैंड को उसका मेंटेनेंस देने के लिए, तो वो सब क्या हो गया? निष्प्रभावी हो गया। और सिर्फ अब ये हो गया कि शाहबानों को एक लिमिटेड पीरियड के लिए मेंटेनेंस दिया जाएगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ टू द इद्दत पीरियड ओनली, जब तक उसकी इद्दत पीरियड रहेगी तभी तक उसको मेंटेनेंस मिलेगा। इससे क्या होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ भी इंटरफेयर नहीं होगा और उसे मेंटेनेंस चार्ज भी मिल जाएगा। ये कह करके फिर इस एक्ट को लागू कर दिया गया। ये था शाहबानो केस। अंडरस्टूड? चलिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत लंबी वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं है, बहुत लंबा क्वेश्चन इसका आंसर लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप शॉर्ट में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। आप लगातार इसी तरह स्टडी करते रहिए और चैनल से लगातार जुड़े रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।